चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी पहली क्लास होगी वो आपकी फिजिक्स की, ये जो क्लास होगी वो होगी आपकी केमिस्ट्री की होगी। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे आपकी जो 12th की केमिस्ट्री है, 12th की केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर को अपने को स्टार्ट करेंगे। ओके, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर 3 से 4 लेक्चर लेंगे। 3 से 4 लेक्चर के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर उसको हम बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? और देन आपको मॉड्यूल मिले होंगे। उसके बाद आपने मैं आपको रेगुलर क्वेश्चन सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उसके अंदर आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर उसके अंदर फिर भी किसी को डाउट होगा तो आपने मेरे को वहीं पे जो आपका ग्रुप है ग्रुप के अंदर आपने डाउट और रिसीव करना। ओके, फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरे को जो पर्सनल नंबर है उसके ऊपर सेंड कर देना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। देखो हमें पता है कि सॉल्यूशन, जैसे हम शुगर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वो क्या है हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हमारा वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। देखो आपने पहले पढ़ा होगा एक होता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। जैसे हमारा शुगर सॉल्यूशन है, उसकी कंपोजिशन क्या है, सेम है। हमें पूरा का पूरा क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। अब भाई एक है हमारे पास बड़ी वाटर। बड़ी वाटर के अंदर क्या है कि उसकी कंपोजिशन सेम नहीं है, नीचे नीचे कंपोजिशन ज्यादा है और ऊपर कंपोजिशन क्या है, कम है। ओके, तो वो क्या हो गया, वो हमारा हेटेरोजेनियस हो गया। होमोजेनियस जो पूरा का पूरा क्या हो, सेम हो। हेटेरोजेनियस जो पूरा का पूरा सेम ना हो। ओके, तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। तो देखो जैसे हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो कितने कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट थे, एक हमारे पास शुगर और एक हमारे पास वाटर। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम शुगर को भी ऐड कर रहे हैं साथ में यूरिया को भी ऐड कर रहे हैं और किसमें ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर कितने कंपोनेंट होंगे, वहां पे हमारे 3 कंपोनेंट होंगे। ओके, तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके, और केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। अब जो वो आपस में मिक्स करेंगे, देखो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। हम बात कर रहे थे कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में भी बहुत रात सीखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमने देखा कि वो क्या होता है, वो हमारा मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारा मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। हमने बात की कि एक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक क्या होता है हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन वो हमारा होमोजेनियस है, बड़ी वाटर वो क्या है, वो हमारा हेटेरोजेनियस है। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टर्म कभी भी आएगी वहां पे हमेशा वो क्या होगा, होमोजेनियस होगा। सॉल्यूशन टर्म कहीं भी आएगी तो वो क्या होगा, वो हमारा होमोजेनियस होगा। ओके, और उसके अंदर क्या होगा, टू और मोर। मैंने भी बताया कि उसके अंदर दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, जैसे शुगर को वाटर में कर रहे हैं तो दो कंपोनेंट है। शुगर भी है हमारे पास, यूरिया भी है, उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, वहां पे कितने हमारे पास 3 कंपोनेंट है। ओके, तो दो दो कंपोनेंट में सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, और वो क्या होंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिव होंगे। वो क्या होंगे हमारे पास, केमिकली नॉन रिएक्टिव, वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमने शुगर को वाटर में ऐड किया तो ऑब्वियसली हमें पता है कि शुगर को जैसे हम वाटर में ऐड करेंगे तो शुगर ने वाटर के साथ रिएक्शन थोड़ी ना किया है, शुगर ने वाटर के साथ रिएक्शन थोड़ी ना किया है। यूरिया को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्ट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही। तो जब भी मिक्सचर फॉर्म होता है वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ओके, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एक मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड बनता है तो केमिकल रिएक्शन से बनता है, मिक्सचर बनता है तो केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं होती, वो जस्ट क्या है, जस्ट मिक्सिंग है, जस्ट वो मिक्सिंग है। ऐसे ही हमारे सॉल्यूशन वो भी क्या है, वो भी मिक्सिंग है। केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस whose composition, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, whose composition can be varied up to certain limit। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, whose composition can be varied up to certain limit। देखो कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन होता है हमारी कंसंट्रेशन।
whose composition can be varied up to certain limit, उसकी composition होगी ना, उसकी एक लिमिट होगी। देखो हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं। हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं। अब देखो हम शुगर को ऐड कर रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। हम मैक्सिमम अमाउंट में शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम ये तो नहीं कि बिल्कुल अनलिमिटेड अमाउंट में हम शुगर को डिसॉल्व कर पाए, अनलिमिटेड अमाउंट में हम शुगर को डिसॉल्व नहीं कर सकते। एक उसकी लिमिट है, उसकी क्या उसकी लिमिट है, उसको हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। उसकी क्या उसकी लिमिट है कि भाई लेट्स से कि अगर 100 ग्राम के अंदर अराउंड ऑफ 36 ग्राम शुगर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 100 ग्राम में 36 ग्राम शुगर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब देखो 36 ग्राम तो पूरी की पूरी क्या होगी, डिसॉल्व होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, डिसॉल्व होगी। अगर हम उससे ज्यादा ऐड कर दें, लेट्स से कि मैंने 50 ग्राम ऐड कर दिया, मैंने क्या किया 50 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया वाटर के अंदर, अब क्या होगा 36 ग्राम तो क्या हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। 36 ग्राम तो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। बाकी जो 14 ग्राम बची है, 14 ग्राम तो नीचे बैठ जाएगी ना, 14 ग्राम तो क्या करेगा, नीचे सस्पेंशन फॉर्म कर देगा, नीचे बैठ जाएगी। तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो क्या हो गया हमारा हेटेरोजेनस हो गया, वो क्या हो गया हेटेरोजेनस हो गया। तो यही है whose composition can be varied up to certain limit, जिसकी कंपोजिशन है ना उसकी क्या होगी, उसकी एक लिमिट होगी, उसकी क्या होगी, उसकी एक लिमिट होगी। अगर हम लिमिट से ज्यादा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो होमोजेनस नहीं रहा, वो क्या बन गया, हेटेरोजेनस बन गया। वो होमोजेनस नहीं रहा, वो क्या बन गया, हेटेरोजेनस बन गया। अब अगर हेटेरोजेनस बन गया तो हेटेरोजेनस हमारा सॉल्यूशन होता नहीं, हेटेरोजेनस हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। जल्दी से बताओ कि किन किन बच्चों को ये बात मेरी समझ आई गई है, फटाफट बताओ। अगर समझ आई तो फटाफट हाई फाई सेंड करो, मैं एक दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी लिमिट होगी, और उस लिमिट से अगर हम ज्यादा ऐड कर देना तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो हेटेरोजेनस बन जाएगा। यही है साइन का मतलब है, whose composition can be varied up to certain limit। जिसको समझ आ गया फटाफट हाई फाई सेंड करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं बात। आ गया ना समझ सबको, सबने सब देखो मैसेज सबने करने हैं, यहाँ पे हमें इस तरह इंटरेक्ट करना है कि जैसे हम नॉर्मल क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, मैं भी करता जाऊंगा और आपको भी उतनी इंटरेक्शंस नहीं मिलेगी। सबने कमेंट करके बताना है, जो मैं कहूँ उस तरह आपने करना है। मेनली यस सर नो सर में हाई फाई सेंड करो, उससे आइडिया रहेगी मेरे को, आपको समझ आ गया। ओके चलो सॉल्यूशन पता चल गया हमें क्या होता है। चलो whose composition can be varied up to certain limit। अब ओके, अब देखो सॉल्यूशन हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, बहुत डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है ना हमारा, सबसे पहले जो सॉल्यूशन बढ़ते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। आपने साथ साथ लिखते जाना है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के बेस पे हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं, तो कंपोनेंट वही है कि अगर मैं शुगर को वाटर में ऐड कर रहा हूँ तो दो कंपोनेंट होंगे, शुगर के साथ में यूरिया को भी ऐड कर रहा हूँ वाटर में तो तीन कंपोनेंट होंगे, ऐसे चार कंपोनेंट होंगे। तो कंपोनेंट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, देखो मिनिमम तो दो होंगे, दो से कम तो सिंगल कंपोनेंट होना और सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। मिनिमम दो कंपोनेंट होंगे, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ओके अगर दो हुए तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन हुए तो उसको बोलेंगे टर्मिनरी सॉल्यूशन, अगर वही चार हुए तो उसको बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। दो में तो बाइनरी, जैसे शुगर सॉल्यूशन बाइनरी का एग्जांपल आ गया, शुगर के साथ मैंने यूरिया को ऐड कर दिया, सोल्ट को ऐड कर दिया मैंने वाटर के अंदर, तो टर्मिनरी आ गया। ऐसे में अगर मैं चार को ऐड कर दूं तो वो क्या आ गया मेरा, क्वार्टरनरी का एग्जांपल आ गया। ओके तो बाइनरी को सीधे टर्मिनरी भी क्वार्टरनरी। ओके अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो, बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, दो कंपोनेंट हो। अब देखो जो दो कंपोनेंट होंगे ना, दो कंपोनेंट होंगे, दो में से एक को तो बोलेंगे हम सोल्यूट और एक को बोलेंगे हम सोलवेंट। दो देखो दो कंपोनेंट, जैसे शुगर को मैं वाटर में ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, दो कंपोनेंट, दो में से एक तो क्या होगा, सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सोलवेंट होगा। एक तो सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, वो सोलवेंट होगा। अब देखो सोल्यूट और सोलवेंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जहां आगे हम जितने भी बात करेंगे पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर सोल्यूट और सोलवेंट की ही बातें चलेंगी, क्योंकि ज्यादातर हम ना बाइनरी सॉल्यूशन को ज्यादा डिस्कस करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन को हम ज्यादा स्टडी करते हैं। तो हमें दो कंपोनेंट जो सोल्यूट और सोलवेंट उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ओके देखो
जनरली हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले में पढ़ा हुआ है, आपने तो क्रैश कोर्स में तो आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो सॉल्वेंट वो क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट। ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मेरे को बताना। एक मेरे पास है 4 ग्राम शुगर और एक है मेरे पास 6 ग्राम वाटर। ओके, और यहाँ से लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। और एक एग्जांपल है मेरे पास 4 ग्राम वाटर और 6 ग्राम शुगर, यहाँ से मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। चलो कमेंट करके बताना आपने, बताओ तो सबसे फर्स्ट वाले है 6 ग्राम शुगर और 4 ग्राम शुगर और 6 ग्राम वाटर, इसमें से सोल्यूट कौन सा है, इसमें से सोल्यूट कौन सा है, जल्दी से बताओ कि इसमें सोल्यूट कौन सा है। शुगर और वाटर में से कौन सा सोल्यूट है, फर्स्ट वाले में शुगर, फर्स्ट वाले में कौन है, शुगर। वाटर, वाटर कौन बोला, वाटर वाटर तो गलत है। देखो सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, जनरल होता है ये। अच्छा चलो सेकंड वाले में बताओ आपको, सेकंड वाले में कौन होगा, वाटर होगा, शुगर होगा, सोल्यूट कौन होगा, सेकंड वाले में कौन होगा, 6 ग्राम वाटर है और 4 ग्राम वाटर और 6 ग्राम शुगर है। सेकंड वाले में सोल्यूट कौन होगा हमारा, सेकंड वाले में कौन सोल्यूट होगा, वाटर सोल्यूट होगा या फिर शुगर सोल्यूट होगा। पहले वाले का देखो सीन क्लियर है, पहले वाले में शुगर क्या होगा हमारा, सोल्यूट होगा। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाले में देखो 4 ग्राम वाटर है और 6 ग्राम क्या है, शुगर है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो सोल्यूट होगा ना वो हमारा शुगर होगा, जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, वो हमारा शुगर होगा। देखो वैसे हम क्या बोलते हैं, जो सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट, जबकि कम तो यहाँ वाटर है, और जबकि सोल्यूट क्या बन गया यहाँ पे, शुगर बन गया। देखो इसी चीज को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हमारे कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जब हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीज समझ आनी चाहिए वहां पे। ओके देखो होता क्या है कि मैंने दो केस बना दिए, सबसे जो फर्स्ट केस मैं बता रहा हूँ, दो लिक्विड को मिक्स कर रहा हूँ मैं, दो लिक्विड का सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं। पहले चीज को समझना, बाद में आपसे पूछूंगा। ओके, पहले मैं दो लिक्विड ले रहा हूँ, मतलब मैं एक ए ले रहा हूँ और एक मैं बी ले रहा हूँ, और दोनों के दोनों कैसे हैं, ये लिक्विड है, दोनों दोनों कैसे हैं, लिक्विड है। ओके, एक ए भी लिक्विड और बी क्या है, बी भी लिक्विड है। तो दोनों लिक्विड है, जब मिक्सचर बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा तो वो भी कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो दोनों में जो मिक्सचर बनेगा वो भी कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। ओके, तो अगर हम दोनों लिक्विड को मिक्स करें, अगर हम दोनों लिक्विड को मिक्स करें, तो ध्यान रखना है आपने, जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट। इस चीज को नोट करते जाओ साथ साथ। अगर हम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं या फिर दो सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं, तो सेम मतलब दोनों की जो फेज है ना, फेज सेम है। अगर दोनों की फेज सेम होंगे तो जो कम अमाउंट में है दैट इज वो क्या होगा, सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या होगा, वो हमारा सॉल्वेंट होगा। ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगर हम दोनों की जो फेज है वो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट है, बी के सेकंड केस में कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, एक मैंने ए लिया और एक मैंने लिया बी। ए मेरा क्या है, ए मेरा सॉलिड है और बी क्या है, बी मेरा लिक्विड है। इस चीज को ध्यान से समझना आपने। अब की बात में मैं दो डिफरेंट फेज वालों को यूज कर रहा हूँ, एक मेरा सॉलिड है और एक मेरा क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना, यहाँ से हमारा लिक्विड सॉल्यूशन भी बन सकता है और यहाँ से हमारा सॉलिड सॉल्यूशन भी बन सकता है। यहाँ से हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बन सकता है, यहाँ से हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है। मतलब एक तो मैंने ले लिया लिक्विड और एक मैंने ले लिया सॉलिड, दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने पे जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, ऐसा ही बन सकता है सॉलिड वाले फिर को, क्योंकि वाटर अगर बहुत कम है तो शुगर में फर्क ही नहीं पड़ेगा। और एक ऐसा हो सकता है कि दोनों को मिक्स किया और हमारा जो सॉल्यूशन बना है वो क्या बना है, लिक्विड बना है। दोनों का जो सॉल्यूशन बना है वो क्या बना है, लिक्विड बना है। ओके, अब देखो अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड बना है, अगर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड बना है, तो सॉल्वेंट वही होगा जो फेज सॉल्यूशन का होगा, सॉल्वेंट का फेज वही होगा जिसका फेज सॉल्यूशन का फेज होगा। देखो लिक्विड बना है, इन दोनों में से लिक्विड कौन है, बी लिक्विड है, तो बी क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। बी क्या होगा, बी हमारा सॉलिड है। अब देखो सॉलिड बना है, इन दोनों में से सॉलिड कौन है, ए सॉलिड है, तो ए क्या होगा, ए हमारा सॉलिड होगा। ए क्या होगा, ए हमारा सॉलिड होगा। कहने का मतलब सिंपल सी एक लाइन लिख दी आपने, phase of solution is same as that of phase of solvent।
कि सॉल्वेंट वही होगा हमारा जो फेज सॉल्यूशन का होगा। देखो यहाँ पे देखो 4 ग्राम वाटर था और 6 ग्राम क्या था हमारे पास, शुगर था। सॉल्यूशन कैसा बना हमारा, लिक्विड बना। तो इन दोनों में से लिक्विड कौन है, वाटर लिक्विड है, तो वाटर क्या हुआ हमारा, वाटर सॉल्वेंट हुआ, और शुगर क्या हुआ, शुगर हमारा सॉल्यूट हुआ। शुगर क्या हुआ, शुगर हमारा सॉल्यूट हुआ। मैं बोल देता कि दोनों को मिला के ना हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है, दोनों को मिला के आपने सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। तब उस केस में जो शुगर है, शुगर हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा सॉलिड होता है। ओके, जल्दी से बताओ किस चीज को बाद में समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो फटाफट हाई फाइव सेंड करो। जल्दी बताओ समझ आया आपको ये जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फेज सेम होगा, जैसे सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का फेज सेम होगा, बस इतना ध्यान रखना। जो फेज सॉल्यूशन का होगा वही फेज इसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। इन दोनों को मिला के मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, तो इन दोनों में से लिक्विड कौन है, वाटर, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर ये सॉलिड बनता, अगर ये सॉलिड बनता तो जो शुगर है, शुगर क्या होता है हमारा, सॉलिड होता। इतना बात क्लियर है बिल्कुल, तो लिख लेना ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फेज ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट। ये बात लिख लेना, नोट कर लिया आपने। इसी के बेस पे ना क्वेश्चन आते हैं, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। और हम अगर वहां पे ऐसे करेंगे कि जो कम है जो ज्यादा है, उसके बेस पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो लिख लेनी है आपने बात है, फेज ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्वेंट का फेज वही होगा जो सॉल्यूशन का फेज होगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लिया सबने। ये बेसिक है, बेसिक के अंदर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें समझ आनी चाहिए। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखा कि एक तो जो टाइप्स होते हैं हमारे वो किसके होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। एक दो कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट हो, चार कंपोनेंट हो, ऐसे इससे भी ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके, सेकंड जो टाइप है हमारी वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेस पे भी हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये हमें ऑलरेडी पता है। एक होता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हमें पता है कि एक्वाटम, एक्वाटम किसके लिए आती है, वाटर के लिए आती है। तो ये सॉल्यूशन वो होगा जहां पे जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, वाटर होगा। तो यहाँ पे वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे जो सॉल्वेंट है हमारा वो वाटर नहीं होगा, जहां पे जो सॉल्वेंट है हमारा वो वाटर नहीं होगा, वाटर के अलावा होगा। वाटर के अलावा बहुत सारे सॉल्वेंट है हमारे पास, अल्कोहल है, बेंजीन है, ईथर है, बहुत सारे सॉल्वेंट है, CCl4 है, बहुत ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हैं और दूसरे सॉल्वेंट भी हैं हमारे पास। ओके, तो जहां पे वाटर यूज हो रहा है सॉल्वेंट की तरह उसको एक्वा सॉल्यूशन, जहां पे वाटर यूज नहीं हो रहा सॉल्वेंट की तरह उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वा सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी थर्ड टाइप है वो होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेस पे भी हम ना सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हमें बताया कि एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक हमारा क्या होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक हमें पता है क्या होता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, वही कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे बहुत कम अमाउंट में, जहां पे बहुत कम अमाउंट में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट होता है, भी सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा है और सोल्यूट उससे कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट के कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ज्यादा, बट मैक्सिमम नहीं होता, बट मैक्सिमम। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर आप एज्यूम कर लो कि 100 ग्राम वाटर के अंदर 30 ग्राम शुगर ऐड होती है, मैक्सिमम होती है वो, 100 ग्राम शुगर के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर 30 ग्राम शुगर ऐड होती है। वही कि अगर हम 1 से 2 ग्राम ऐड कर रहे हैं
तो वो तो क्या बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। 102 ग्राम ऐड करें तो क्या बनेगा, वो डाइल्यूट बनेगा। हाँ अगर हम 20 ग्राम ऐड करें, मैक्सिमम 30 हो रही है, हमने 20-25 ग्राम ऐड कर दिया, तो देखो अमाउंट ज्यादा है वहाँ पे शुगर का, तो वो क्या बनेगा, वो हमारा कंसंट्रेट बनेगा। वो क्या बनेगा, वो हमारा कंसंट्रेट। और सैचुरेटेड क्या होता है, जब मैक्सिमम अमाउंट में हो जाए, जब क्या होता है मैक्सिमम, बट 30 ग्राम हमने ना शुगर को ऐड कर दिया वाटर के अंदर, तो वहां से क्या बनेगा, वहां से बनेगा हमारा सैचुरेटेड। वहां से क्या बनेगा, जब हम मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट को ऐड कर दें सॉल्वेंट के अंदर और हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो जाए वहां पे, तो वो बनता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड होता है जब मैक्सिमम से भी ज्यादा कर ले, जब मैक्सिमम से भी ज्यादा कर ले। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम से ज्यादा भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं वो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। देखो हमें पता है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जनरली सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, हर बार नहीं होती, डिक्रीज भी होगी, मैं बताऊंगा कहां पे डिक्रीज होगी, बट शुगर गैस में मानो इंक्रीज, शुगर गैस में तो इंक्रीज ही होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो बाकी की हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर बात करें बाकी तीनों की, इसमें टेम्परेचर फिक्स नहीं है। तो 30 ग्राम तो बोली थी नॉर्मल टेम्परेचर पे, मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया। तो अब रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करोगे ना, अब आप उसके अंदर और शुगर को ऐड करोगे तो वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब मोर देन मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम से भी ज्यादा अमाउंट में हम शुगर को अगर डिसॉल्व कर दें, शुगर को हम ऐड कर दें कंप्लीटली एट हायर टेम्परेचर देन नॉर्मल टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या बोलते हैं उसको, हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जल्दी से मेरे को बताओगे कि ये दोनों पॉइंट समझ आए नहीं आए आपको, फटाफट हाई फाइव सेंड करो और बताओ मेरे को। क्लियर है ना, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा। ओके चलो, ये तो बेसिक आपने कर किया ही हुआ है, बाकी फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि बेसिक में ना कल हम अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल आते हैं। ओके चलो, सुपर सैचुरेटेड होगा। एक हम जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है हमारे लास्ट से वो बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेस पे कैसे, देखो हमें ऐसा लगता है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन हमारा सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है, भी ऐसा नहीं है। जो सॉल्यूशन है ना हमारा, सॉल्यूशन हमारा सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूशन हमारा गैसेस स्टेट में हो सकता है। सॉल्यूशन हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस स्टेट में हो सकता है। सॉलिड का एग्जांपल जैसे हमारे एलॉय होते हैं, एलॉय में सॉल्यूशन फॉर्म करता है, एलॉय को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो ना होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, तो एलॉयज भी क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। तो जैसे अगर हमें ये लगा लो कि आपने 24 कैरेट गोल्ड तो क्या होगा, प्योर गोल्ड हो गया, हमें 22 कैरेट बनाना है। हमें पता है कि 22 कैरेट में क्या होगा, 22 कैरेट का क्या होगा, उसके अंदर गोल्ड होगा और 2 क्या होगा उसके अंदर, मतलब 22 पार्ट तो गोल्ड होगा, 2 पार्ट क्या होगा, 2 पार्ट उसके अंदर कॉपर होगा। हम क्या करते हैं, गोल्ड को भी मेल्ट करेंगे, कॉपर को भी मेल्ट करेंगे, दोनों क्या किया, दोनों को हमने मेल्ट किया, दोनों क्या हो गया, दोनों लिक्विड स्टेट में आ गए, दोनों को हमने मिक्स कर दिया और दोनों ना मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, दोनों पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मिक्सी बन जाते हैं दोनों पूरे। फिर उसको क्या करते हैं, उसको हमने सॉलिडिफाई कर दिया। तो जब सॉलिडिफाई करके निकलेगा वो क्या निकलेगा, होमोजेनियस होगा वो, क्योंकि जो लिक्विड है वो आपस में क्या हो गया, पूरा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। जैसे हमने उसको फ्रीज किया, फ्रीज करने में क्या हुआ, वो अच्छे से मिक्स हो गए और उन्होंने क्या फॉर्म किया, सॉल्यूशन फॉर्म किया, वो क्या बन गई, होमोजेनियस बन गई। ओके, तो एलॉयज किसके एग्जांपल है, जो सॉलिड सॉलिड जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके एग्जांपल होता है। ओके, लिक्विड का किसी में पता ही है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ मत लो, जैसे ये हमारे एयर, हमें पता है एयर, एयर भी क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। एयर के अंदर क्या हमें पता है कि मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और बहुत सारी गैस, आर्गन लगा लो, बाकी तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं गैस। ओके, तो ये सारी गैस क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल होमोजेनियस में, बिल्कुल क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्स हो जाते हैं। तो जो एयर है, एयर भी क्या है हमारा, होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। कौन सा सॉल्यूशन है वो, गैसियस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है वो, गैसियस सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, तीनों ही स्टेट में हमारा सॉल्यूशन है। ओके, क्लियर है, इसमें नोट डाउन करना है किसी को, ये मैं साफ करूं इसको, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हो, साथ में मेन पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना हमने, हम करेंगे, हमें मेन टॉपिक को आगे करेंगे, इतना ही हमारा बेसिक है इसमें।
कर दो मैं साफ इसको, जल्दी से कमेंट करके बताया करो भाई, प्लेट कैंसिल करते हो। चलो नेक्स्ट है डालो कंसंट्रेशन, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा कंसंट्रेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन हमें पता है कि हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर करते हैं, लेवल कॉन्सेप्ट चैप्टर है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम स्टडी करते हैं, और सॉल्यूशन चैप्टर आता है इसके अंदर भी क्या करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो यहीं पे करेंगे और इसी डिटेल में करेंगे, सारे फॉर्मूले मैं कराऊंगा आपको, और सारे भी कन्वर्जन कराऊंगा। कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोलैरिटी को मोलैरिटी में कैसे करें, इसको उसमें कैसे कन्वर्ट करें। कन्वर्जन से क्या होता है, अगर आपने कन्वर्जन के फॉर्मूले याद कर लिए ना तो आपको बहुत काम आसान हो जाता है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो आंसर आ गया। क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि हमें एक गिवन कंसंट्रेशन दूसरे निकालनी है, तो अगर हमें फॉर्मूले इंटर कन्वर्जन आती है ना, दोनों को आपस में इंटरलेट करना होता है कि मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोलैरिटी निकालनी है, तो इंटर कन्वर्जन हमें पता है, तो बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, तो सबसे पहले तो कंसंट्रेशन क्या होता है। देखो कंसंट्रेशन नंबर है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in given amount of solvent और solution, solvent और solution। देखो कंसंट्रेशन की पहली बात हमें जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक होता है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास कंसंट्रेट सॉल्यूशन। हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है, मेरे को बताना है कि कौन सा एक स्टेट में डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है, तो मैं कैसे बताऊंगा, मेरे को उनकी कंसंट्रेशन पता होनी, मेरे को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू कि हाँ इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हमें बताता है कि कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, किसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, कि जो सोल्यूट है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना है, या फिर जो सोल्यूट है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कितना है। जो सोल्यूट है ना हमारा, सोल्यूट को हम सॉल्वेंट से भी कंपेयर करके बात करते हैं, और जो सोल्यूट है उसको हम सॉल्यूशन से भी कंपेयर करके बात करते हैं, दोनों के कंपैरिजन में बात करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी मोलैरिटी है, मोलैरिटी के अंदर हम सोल्यूट को कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन के साथ, सोल्यूट को कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन के साथ, मतलब सोल्यूट को बताते हैं कितना सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे जो हमारी मोलैरिटी है, जो हमारी मोलैरिटी है, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे सोल्यूट को बताते हैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, हम सोल्यूट को बताते हैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है हमारे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे या फिर हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो उसी को बोलते हैं, उसी को हमारी कंसंट्रेशन होती है। ओके, तो देखो कंसंट्रेशन हम कितने टाइप की स्टडी करेंगे, मैं पहले ये कहा, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन हमारे तीन टाइप के होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। सेकंड स्टडी करेंगे हम पीपीएम, एंड इसके साथ ही कर देंगे पीपीबी, बिल्कुल थोड़ा सी फर्क है। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीबी क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन। एक तो परसेंटेज कंसंट्रेशन करेंगे, पीपीएम करेंगे, तीसरे नंबर पे हम करेंगे स्ट्रेंथ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर करेंगे हम मास फ्रैक्शन, देन करेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर करेंगे हम यहाँ पे मोलैरिटी, देन करेंगे मोलैरिटी, और लास्ट में कर देंगे हम टॉपिक को खत्म मोलैरिटी के साथ। तो जनरल हम 8 कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करेंगे, यहाँ पे टोटल भी नहीं है हमारे। परसेंटेज कंसंट्रेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, पीपीएम पीसीबी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, आपस में इनकी इंटरकन्वर्जन भी करेंगे, कैसे हम इसको आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे करेंगे। और आपको पता है
एग्जाम के अंदर इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आते ही आता है, हर बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि जो ये कंसंट्रेशन है मोल कंसेप्ट टॉपिक में भी आती है और जो हम सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर में दोनों के अंदर आते हैं ना, इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के डिजाइन होते हैं, इनकी कन्वर्जन्स के बेस पे होते हैं, फिर मिक्सिंग के बेस पे होते हैं, सारा सारा टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात करेंगे। देखो एज अ नेम सजेस्ट परसेंटेज, एज अ नेम सजेस्ट परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 100, परसेंटेज से रिलेटेड हम इसको करते हैं 100 से रिलेटेड करते हैं। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है? परसेंटेज कंसंट्रेशन में ऊपर तो क्या आएगा? ऊपर आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू में क्या कर देंगे? क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो 100 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? उसे बात करेंगे। ओके, तो ये जो है हमारी परसेंटेज नॉर्मल है। ऊपर आपने हमेशा ध्यान रखना है परसेंटेज कंसंट्रेशन में लगा लो, पीपीएम में लगा लो या फिर सीपीएम में लगा लो, दोनों के अंदर ऊपर हमेशा क्या आएगा? ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा, ऊपर हमेशा क्या आएगा? ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा और नीचे क्या आएगा? नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। बस ये चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं कि ऊपर तो सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्वेंट आएगा या फिर सॉल्यूशन आएगा। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज होना, नीचे हमेशा क्या आएगा? नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा और ऊपर क्या आएगा? ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा। ओके, तो ऊपर अमाउंट आएगा सॉल्यूट का, नीचे अमाउंट आएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि परसेंटेज है। इनटू में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, इनटू में क्या कर दोगे? आप 100 कर दोगे। ओके, अब मैंने सबको जनरलाइज कर दिया, देखो कैसे जनरलाइज करूंगा मैं यहाँ पे। हमारे पास 3 तरह के परसेंटेज कंसंट्रेशन हम स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट है हमारी वो है परसेंटेज W बाय W, सेकंड है वो है हमारी परसेंटेज W बाय V, और थर्ड है वो है हमारी परसेंटेज V बाय V। तीन होती है हमारी, एक एक और जैसे केस बन सकता है, ऐसे लगा ना परसेंटेज W बाय W, फिर W बाय V कर दिया, फिर V बाय V, एक केस लगा सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि आप परसेंटेज V बाय W, ये भी तो बन सकता है ना, 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो W बाय W, W बाय V, V बाय V और V बाय W। ओके, इसको तो स्टडी ही नहीं करते, इसी ज्यादा बातें नहीं करते, खास काम की है नहीं। तीन है इंपॉर्टेंट, परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V और परसेंटेज V बाय V। ओके, अब बिल्कुल सिंपल, देखो सिंपल तरीके से चलना, कैसे कर रहे हैं? देखो जहां पे भी W आएगा, जहां पर भी क्या आएगा? W आएगा। W का मतलब है वेट, W का मतलब क्या है? W का मतलब है वेट, और वेट किसमें होता है? वेट तो ग्राम में होता है। वेट किसमें होता है? वेट हमारा वेट, अगर हम किसी का वेट ले रहे हैं, किस चीज में लेंगे? यूनिट क्या होगी उसकी? ग्राम होगी। यूनिट क्या होगी? यूनिट उसकी ग्राम। ओके, तो कहीं भी अगर W दिख गया ना, W का मतलब है वेट, W का मतलब क्या है? W का मतलब है वेट, और वेट किसमें होता है? ग्राम में होता है। ओके, अब अगर कहीं भी V आ गया, V का मतलब हो गया वॉल्यूम, V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम को तो किससे रिलेट करता है? V बताते हैं ना, और वॉल्यूम हम किसमें लिखेंगे? ml में। वॉल्यूम किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? ml में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, बस अब आपके सारे तीनों परसेंटेज कंसीडरेशन हो चुके हैं। सबसे पहले करते हैं परसेंटेज W बाय W। देखो ऊपर भी W, नीचे भी W। ऊपर क्या आएगा? वेट ऑफ, देखो W का मतलब वेट होता है ना, वेट ऑफ। ऊपर क्या आता है? सॉल्यूट आता है, और किसमें होगा वो? ग्राम में, अपॉन नीचे W है तो इसका मतलब ये भी वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा? ग्राम में होगा, और इनटू में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, इनटू में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ओके, समझ आए? फटाफट बताओ मेरे को, समझ आए नहीं आया जो मैंने अभी बताया आपको? फटाफट हाई फाई सेंड करो, पता चले मैं कराता जा रहा हूँ आपको पागल है कि सर क्या कर रहा है ये, समझ नहीं आता। जल्दी बताओ, समझ आए नहीं? कंसर्न परसेंटेज में क्या लेना है? ऊपर तो ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, W मतलब वेट, और वेट किसमें होगा? ग्राम में होगा। V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें होगा? वो ml में होगा। ओके, फटाफट हाई फाई सेंड, यस सर नो सेंड नहीं करना, मेरे को यस सर नो सेंड अच्छे लगते हैं, फटाफट हाई फाई सेंड किया करो। ओके, देखो परसेंटेज W ऊपर वेट किसका आएगा? सॉल्यूट का, नीचे वेट किसका आएगा? सॉल्यूशन का, तो दोनों ग्राम में दोनों क्या कर दो? 100 कर दो। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें गिवन है 6% NaOH सॉल्यूशन, हमें गिवन 6% W बाय W,
6% W/W NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? अच्छा स्टेटमेंट दे देगा 6% W/W NaOH सॉल्यूशन, या कितने भी परसेंट W/W की सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा? देखो 6% W/W का मतलब है 6 ग्राम NaOH है। W/W है ना, ऊपर वेट नीचे वेट, मतलब सोल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का भी वेट। तो 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि देखो अगर कोई भी परसेंटेज गिवन है वहां पे आपने हमेशा 100 लेना है। अगर W है तो 100 ग्राम आ जाएगा, अगर V है तो 100 ml आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 100 ही आएगा। ओके, और जितना भी है उतना ही आपने क्या लेना है सॉल्यूशन। अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, फॉर्मूले के अंदर पुट करो परसेंटेज W/W इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट कितना सोल्यूट का वेट कितना है 6 ग्राम अपॉन, नीचे क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम, इनमें में क्या कर दोगे 100, फॉर्मूले में 100 है ना, ग्राम से ग्राम 100 से 100, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 6%, और स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था 6% लिखा था। ओके, तो अगर आपको 6% W/W का इसका मतलब है कि 6 ग्राम NaOH है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, समझ आया ये बात, ये वाला पॉइंट एग्जांपल समझ आया? जल्दी बताओ मेरे को, फिर हम सेकंड करते हैं, सेकंड कंफर्मेशन। चलो अब करते हैं सेकंड कंफर्मेशन। सेकंड क्या है हमारी परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V। देखो मैंने आपको बताया आपको W का मतलब क्या होता है, W का मतलब होता है वेट, और V का मतलब क्या होता है वॉल्यूम, और ऊपर सॉल्यूट आता है नीचे क्या आता है सॉल्यूशन, तो ऊपर क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और किसमें होगा वो ग्राम में, नीचे क्या है नीचे V है, देखो नीचे V है तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा ये ml में होगा, नीचे लिखना, और इनटू में क्या कर दोगे आप इनटू में 100 कर दो, इनटू में क्या कर दोगे इनटू में 100 कर दो, तो ये क्या बन गया ये हमारा परसेंटेज W/V बन गया। परसेंटेज का 100 है, W ऊपर है तो ऊपर वेट आएगा, और वेट किसमें होता है ग्राम में, नीचे भी आएगा भी वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें होता है ml में होता है। ओके, एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेंगे, हमारे पास वही ले लो सेम ले लो 6% NaOH, और यहाँ लिख लो 6% W/V NaOH सॉल्यूशन, 6% W/V NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे था W/W, तो 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे है W/V, तो क्या करोगे यहाँ पे 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन। देखो अब आई सॉल्यूशन की बारी, और सॉल्यूशन के लिए क्या गिवन है V गिवन है, तो यहाँ पे लिखोगे 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखोगे यहाँ पे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, क्यों हमें सॉल्यूशन का वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने W/V गिवन था, क्या गिवन था W/V गिवन था। ओके, नेक्स्ट करते हैं थर्ड, मैं तीनों के बाद दोबारा आऊंगा, आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तो पहले तीसरी करो, जैसे हमारी परसेंटेज V/V, जैसे हमारे पास परसेंटेज V/V, देखो ऊपर भी V और नीचे भी V, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, और ऊपर क्या होता है सॉल्यूट, तो ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा ml में होगा, इनटू में 100, इनटू में क्या करोगे 100 करोगे। ओके, इसके एग्जांपल आप जैसे NaOH का मतलब NaOH ना सॉलिड होता है, तो NaOH का मतलब अल्कोहल ले लो, चलो ऐसे ले लो 6% V/V अल्कोहल सॉल्यूशन, एक्वस अल्कोहल सॉल्यूशन, भी अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाया है 6% V/V। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6 ml अल्कोहल, 6 ml अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बस 6 ml अल्कोहल प्रेजेंट है जिसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है प्रेजेंट है। ओके क्लियर, चलो तीन हमारी परसेंटेज कंसंट्रेशन हो गया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो मेरे को 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट था 100 ग्राम
सॉल्यूशन देना। क्या मैं यहाँ से, जैसे मेरे ये वाले सेम क्वेश्चन है मेरे पास सेम क्वेश्चन है ये 6% W by V W by W NaOH solution, find amount of solvent। मेरे को सॉल्वेंट का अमाउंट बताओ फटाफट, मेरे को देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं। 6% W by W NaOH का सॉल्यूशन है और मेरे को बताओ कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है ये? सिमरन ने सिमरन आंसर आया है, भविष्य का भी आंसर आया है, दोनों का आंसर सही है। और तन्वी टू और इसका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही, सबका सही है, सबका सही है। कैसे निकाला आपने? 6 ग्राम NaOH का 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 6 ग्राम NaOH 6 ग्राम NaOH का 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया भाई, अगर हमें क्या निकालना हो, और यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हमें सॉल्वेंट निकालना हो, अगर हमें क्या निकालना हो, सॉल्वेंट निकालना, तो क्या करोगे, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम और सोल्यूट कितना था 6 ग्राम, तो कितना आ गया 94 ग्राम आ गया। यही क्या सबने यही किया। चलो वो एक क्वेश्चन और देता हूं, ये था पहला क्वेश्चन जो सबका सही था, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, 6% W by V NaOH solution, find amount of solvent। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले अगली बार कौन बताता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पहले बार तो सबका सही था। ये देखते हैं सर, चलो सिमरन का आंसर आया है, देखते हैं किसका सही है इस बार। 6% W by V NaOH solution गिवन है और हमें इसका सॉल्वेंट का अमाउंट बताना है। देखते हैं सब कौन बता रहा है सबसे पहले। सिमरन ने आंसर दिया है, प्राग का एक क्वेश्चन है, मैं आऊंगा प्राग आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, ध्यान में तो आपका क्वेश्चन। हाँ जी और करो, 2 बच्चों को ही आया सिर्फ अभी तक। तन्वी का मैसेज आया है, चलो 3 बच्चों का आ गया, बाकी कहाँ पे हैं? चलो देखो सिमरन का और तन्वी का दोनों का आंसर आया, उन्होंने दोनों ने मेरे को यूनिट नहीं बताई, तो मेरे को यूनिट के साथ बताओ। सोलोनी का मैसेज आया है, बहुत बढ़िया मैसेज किया है सोलोनी ने, फिर बताऊंगा मैं आपके क्वेश्चन पे। सिमरन ने बताया कि ठीक है, चलो और बताओ आंसर, अभी तो 4 बच्चों का ही आया बस। बाकी कहाँ पे गायब है, अभी तक ही कर रहे हो क्या इसको? देखो प्राग ने और सोलोनी का मैसेज आया कि सर मेरे को डेंसिटी बताओ, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ना हम इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बता ही नहीं सकते, हम इस क्वेश्चन के अंदर ना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बता नहीं सकते जब तक हमें डेंसिटी ना गिवन हो, तो डेंसिटी हमें गिवन होनी चाहिए। अगर डेंसिटी हमें गिवन नहीं है ना तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा हुआ ऊपर कि 6% W by V का क्या मतलब है, 6% W by V का मतलब है कि 6 ग्राम NaOH है 100 ml सॉल्यूशन में। भाई देखो सोल्यूट कितना है 6 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 ml, सॉल्यूशन कितना है 100 ml है। हमें ना हम ना कभी भी ना वॉल्यूम में ना वॉल्यूम का रिलेट नहीं करते इसको, क्योंकि वॉल्यूम में बहुत ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, अब उसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि जो वॉल्यूम है ना वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम के बेस पे ना, वॉल्यूम के बेस पे हम बता ही नहीं सकते, वॉल्यूम से हम रिलेट नहीं कर सकते। कब तक रिलेट नहीं कर सकते? जब तक हमें उसकी डेंसिटी ना गिवन हो। ओके, तो ऐसे हम बता नहीं सकते कि हमारा जो सॉल्वेंट है कितने ग्राम है या फिर कितने एमएल है। ये एक इलॉजिकल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ही नहीं, एप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं है। बट अगर हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे देता, हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जितनी भी देता, डेंसिटी मान लो डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, लेट कर लिया मैंने, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर एमएल है। अगर मेरी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है तो डेंसिटी से मैं सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल सकता हूं। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम,
तो मास निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। अगर मेरी डेंसिटी 1 है 1 ग्राम पर एम, वॉल्यूम कर दूंगा, वॉल्यूम मेरा 100 ml है, ml से ml कैंसिल हो गया, तो मेरा मास कितना आ गया 100 ग्राम आ गया। तो मेरे सॉल्यूशन का मास आ गया 100 ग्राम। अब मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जो मेरा सॉल्वेंट है ना वो 94 ग्राम है, सॉल्वेंट के 94 ग्राम है। तो ये चीज आप नोट कर लो कि हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बता ही नहीं सकते परसेंटेज W/V में जब तक हमें डेंसिटी गिवन ना हो। इसी लिख लो, नोट कर लो ये कि अगर हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बताना है परसेंटेज W/V में तो हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी की बेस पे बता सकते। अगर डेंसिटी नहीं पता तो हम नहीं बता सकते, तो क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, समझ आई बात है? जल्दी से बताओ मेरे को किस चीज को समझ आई है। सलोनी दो का आंसर गलत है, सिमरन का और पराग का आंसर है। हाँ समझ आ गई बात है कि जब तक हमें अमाउंट ऑफ जब तक हमें डेंसिटी नहीं पता तब तक हम नहीं बता सकते। क्लियर है बात ये? सेम इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है बात ये, सेम एप्लीकेबल, क्योंकि हम ना वॉल्यूम में रिलेट नहीं करते चीजों को, आपस में ना वॉल्यूम में रिलेट नहीं करते, हम ना मास में रिलेट करते चीजों को। जैसे हमने कभी भी सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है, किसी का भी निकालना है, तो हम हमेशा अमाउंट में उसको बात करेंगे। अगर दोनों का अमाउंट पता है, दोनों का वेट पता है, वेट को कम ज्यादा करेंगे तब आंसर आएगा। वॉल्यूम को नहीं करते हैं क्योंकि वॉल्यूम देखो वॉल्यूम में डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके चलो, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया फटाफट, वो हम उसको लास्ट में करेंगे। अब देखो होता क्या है, एक में क्वेश्चन आता है, बताओ परसेंटेज कंसंट्रेशन में 3 टाइप की पढ़ी हमने, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V। तो बताओ इनमें से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सेम दोबारा पहले क्वेश्चन रहा ना उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, कौन कौन सी परसेंटेज जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो आप लोगों ने पहले किया होगा, मेरे को बताओ फटाफट इन तीनों में से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखते हैं कौन सही बताता है। उदित ने आया कि W/V तो क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये। चलो ये बताओ कौन कौन सी डिपेंडेंट है। हाँ डिपेंडेंट की बता दो, डिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन कौन सी है, तीनों में से कौन कौन सी डिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया, प्राच का आंसर बिल्कुल सही है, उदित का आंसर भी सही है, सिमरन का भी सही है, अभिनव का भी सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। देखो हमें पता है ना होता क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है। वॉल्यूम किसका फंक्शन है, डेंसिटी का फंक्शन है। हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज, जैसे एक्सपेरिमेंटली होता है वैसे ये एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि अगर हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो उसका जो वॉल्यूम है ना वॉल्यूम भी चेंज करता है, वॉल्यूम भी चेंज करता है, पर जो उसका मास है उसका जो अमाउंट है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसको ना आप पहले पहले ही नोट कर लो, पहले ही समझ लो, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन के अंदर हम इसकी बात करें सभी के समझ, जिसके अंदर वॉल्यूम आएगा, जिसके अंदर वॉल्यूम टर्म आएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वो क्या होंगे, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। जिसके अंदर वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं आएगा वो क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब टेम्परेचर को अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मतलब हुआ उसका। ओके तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन तीनों में से कौन कौन से हुए, फिर परसेंटेज W/W, कैसे वॉल्यूम आया, नहीं आया, तो ये क्या होता है, ये हमारा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, वॉल्यूम टर्म आ गया, वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, कुछ है, वॉल्यूम आना है। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, चेंज आएगी। तो अगर वैल्यू चेंज होगी तो हम तो कुछ और लेके चल रहे थे, टेम्परेचर चेंज करने पे वैल्यू चेंज होगी तो आंसर कुछ और आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और ये क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके तो जनरली पता क्या करते हैं, जनरली हम ना उन कंसंट्रेशन को प्रेफर करते हैं, जनरली हम उन कंसंट्रेशन को प्रेफर करते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जो हर टेम्परेचर पे लगनी चाहिए। तो हर टेम्परेचर पे कौन लगेगा,
जो टेम्परेचर डिपेंड करेगी। तो इसलिए अगर आपको जैसे नॉर्मल बोल दिया मैंने कि 10% यूरिया सोल्यूशन, 10% यूरिया सोल्यूशन। अब 10% यूरिया सोल्यूशन सोचोगे कि सर परसेंटेज तो गिवन है, पर परसेंटेज में ना ये नहीं बताया हमें कि कौन सी परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज W/W गिवन है, परसेंटेज W/V है, या फिर परसेंटेज V/V। तो ये अंडरस्टूड है, आपने मान लेना है। अगर आपको परसेंटेज गिवन नहीं है, मतलब कौन सी है वो गिवन नहीं है, तो आपने परसेंटेज W/W को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, 10% यूरिया सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 10% W/W गिवन है। क्या गिवन है? 10% W/W गिवन है। अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन को बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया हो कि वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, W/W है या W/V है, तो आपने उसको अंडरस्टूड है, आपने उसको मान लेना है कि वो W/W है। ओके, क्यों माना हमने ऐसा? क्यों? क्योंकि हम प्रेफरेंस उसको देते हैं, हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है? परसेंटेज W/W। तो इसका मतलब क्या आएगा? 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है कहां पर? 100 ग्राम में सॉल्यूशन में। सारे पॉइंट तो क्लियर कवर करने वाले हैं। अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे चलते हैं। अगर नोट करते हैं ना साथ साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बीच में। हाँ जी, क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो फटाफट हाई राइट सेंड करो। 3 बच्चों के मैसेज आए हैं। और चलो, और दूसरा आपने इसको आपने साथ साथ नोट करते चलने जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो पीपीएम। नेक्स्ट लिखो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर एनपीपी यूज कर लो, एनपीपी। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। देखो, पहली बात तो पीपीएम क्या होता है के अंदर कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्व, सॉल्यूशन और सॉल्व। ओके, देखो जैसे हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन की, तो परसेंटेज क्या होगा? 100%। मतलब 100 कि 100 के पीछे कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये तो बात की हमने। जैसे परसेंटेज W/W था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के पीछे कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज परसेंटेज W/W। ऐसे हम पीपीएम की बात कर रहे हैं। पीपीएम में जनरली हम W/W को भी लेते हैं। अब देखो वहां पे था परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो हमने 100 से लेट किया उसको। ये है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन। मिलियन कितना होता है? मिलियन होता है हमारा 10 लाख। ओके, तो 10 लाख के पीछे ये 10⁻⁶, मिलियन कितना होगा? 10⁻⁶। 10 लाख के पीछे कितने, 10 लाख पार्टिकल्स के पीछे लगा लो कितने पार्टिकल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, वो क्या हो गया? वो हमारा पीपीएम। 10⁻⁶ के पीछे कितने जो हमारे जो सोल्यूट है, सोल्यूट प्रेजेंट है। ऐसे लगा सकते हो कि 10⁻⁶ ग्राम और सॉल्यूशन के पीछे हमारे कितने ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? उसको पीपीएम बोलेंगे। ओके, देखो पहली बात तो जो पीपीएम होता है ना, पीपीएम हम यूज करते हैं बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पीपीएम, वहीं में हम यूज करते हैं पीपीएम, क्योंकि पीपीएम का मतलब है बहुत डाइल्यूट की बात करते हैं। ओके, जैसे वाटर के अंदर इम्प्योरिटी होती है, वाटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, तो पीपीएम के अंदर बात करते हैं, क्योंकि बहुत कम है वो क्या बहुत कम है। ओके, फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर इसका? पीपीएम क्या हो गया? W/W हो गया। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें होगा? वो ग्राम में होगा। वेट ऑफ सोल्यूट देखो पीपीएम में भी और परसेंटेज में भी, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन। W/W है तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, नीचे क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? ग्राम। इनटू में क्या कर दोगे? 10⁻⁶। 10⁻⁶ का क्या होता है? हमारा मिलियन होता है। 10⁻⁶ क्या होता है? मिलियन। परसेंटेज किया था तो 100 लिखा था, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। पीपीएम मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶।
10 लाख, ओके, और 10 लाख में कितनी जीरो आती है, एक आती है, तो ये हो गया। तो ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, पीपीएम निकालेंगे। अब मजे की बात क्या है इसके अंदर, मजे की बात ये है कि देखो जब हम ना बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, उसका ना सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा है, उसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट उसके अंदर बहुत कम है, भाई सोल्यूट तो बहुत कम है और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, ओके। तो होता क्या है कि फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तो हम ये मान लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है वो अप्रोक्स इक्वल है किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की, जो सोल्यूशन का जो अमाउंट है वो अप्रोक्स इक्वल है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की। ऐसा क्यों माना हमने, ऐसा होता है, देखो भाई सोल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूशन के अंदर ना सोल्यूट बहुत कम है, और जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो वो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का अमाउंट क्या होगा, बिल्कुल इक्वल, अप्रोक्स इक्वल होगा, थोड़ा सा ही फर्क होगा उसमें, उसको तो हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, ओके। तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला फिर क्या बन जाता है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह ना वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट कर देते हैं, जो पीपीएम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वेट ऑफ सोल्यूट ग्रेन अपॉन में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या आएगा 10⁻⁶। हम एग्जाम के अंदर ना ज्यादातर हम इसी फॉर्मूले में यूज करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब पीपीएम कहाँ यूज करें, मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितना सॉल्यूशन का जो अमाउंट है और सॉल्वेंट का अमाउंट है अप्रोक्स क्या होता है, अप्रोक्स इक्वल होता है। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट बहुत कम है, सोल्यूट बहुत, भाई 10⁻⁶ के पीछे, जैसे अगर मैं लिखूं, मैं एग्जांपल उसके अंदर, और मैं एग्जांपल 10 ppm शुगर सॉल्यूशन, 10 ppm शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंटिंग 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, ओके। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का अमाउंट तो बहुत ज्यादा, 10⁻⁶ कितना है, 10⁻⁶ का मतलब होता है 10 लाख, बिट ऐसे लगा देना यार, फिर 10 लाख तो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और 10 रुपए क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूट हो गया, 10 रुपए क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूट हो गया। तो क्या 10 लाख के पीछे सोल्यूट का अमाउंट मैटर करता है, क्या 10 लाख के पीछे जो सोल्यूट है 10 रुपए है वो मैटर करते हैं, नहीं मैटर करते, वो बिल्कुल मैटर नहीं करते, तो 10 लाख रुपए और एक क्या है 10 रुपए, तो 10 रुपए को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर मारते हैं जब हमें 10 लाख दी, तो इसलिए कि जो सॉल्यूशन और जो सॉल्वेंट है उनका अमाउंट क्या होता है, उनका अमाउंट अप्रोक्स इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हम सॉल्वेंट अमाउंट कर देते हैं, ओके। तो इसमें लिख देना जो पीपीएम है, पीपीएम भी क्या होता है, हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी क्या होता है, ये हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। तो ये थी हमारी पीपीएम। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पीपीबी, ये भी बिल्कुल पीपीबी पार्ट पर बिलियन, पार्ट जैसे हम पता ना कि हमारी जो करेंसी चलती है वो 10⁻² इंक्रीज होती है, 10⁻² इंक्रीज होता है, जो बाहर वाली जो करेंसी यूएसए में क्या होता है 10⁻³ में इंक्रीमेंट होता है, जैसे 10⁻6 मिलियन हो गया, 10⁻9 9 क्या हो गया हमारा बिलियन हो गया, 10⁻12 12 हो गया हमारा ट्रिलियन हो गया, इस तरह वो 10⁻3 में चेंज आता है, यहाँ पे 10⁻2 में चेंज आता है। तो पीपीबी इसमें बात करेंगे 10⁻9, जैसे अगर हम पूछे कि 1 बिलियन में बताओ कितने रुपीस है, 1 बिलियन में, तो बताओ फटाफट बताओ, देखते हैं कौन बताता है। जैसे 1 मिलियन में तो कितना था, 10 लाख था, 1 बिलियन में कितना होगा, 1 बिलियन में, देखते हैं कौन बताता है, मैं फॉर्मूला देखता हूँ, 100, तो बहुत बढ़िया नहीं पाया, ऊपर क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम, और नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम इनटू में क्या कर देंगे 10⁻9 कर देंगे, ये भी क्या करेंगे 10⁻9 कर देंगे, ओके। ये भी बहुत, देखो ये तो वेरी डाइल्यूट हो गया, तो वेरी वेरी डाइल्यूट, इसको तो लिखा वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम पीपीबी का यूज करते हैं, ओके।
वही वही है कि जब बहुत डायरेक्ट सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला इससे ज्यादा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो पीपीएम में यही था और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन नहीं होती है, कई जगह सॉल्वेंट पुट करते हैं, कई जगह सॉल्यूशन पुट करते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, दोनों से जो आंसर है ना ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क होगा और इतना तो ऑप्शन में भी होता है। ओके, तो अगर आपको सॉल्वेंट पता है ना, गो फॉर इट, सॉल्वेंट पुट करो, आपका आंसर वही से है। और ज्यादातर सॉल्वेंट पुट करके आंसर ऑप्शन से मैच करता है, ज्यादातर सॉल्वेंट पुट करके ऑप्शन से ही हमारा आंसर मैच करता है। ओके, तो फटाफट बताओ जो केपीएन और पीपीबी समझ आया या नहीं आया? अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना फिर हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। फटाफट मेरे को बताओ, मैच करके हाई फाई सेंड करो। दो बच्चों को मैच है, 3 का। और बताओ किसी को डाउट है तो बताओ इसके अंदर कोई। नेक्स्ट लिखो, जो हम कंसंट्रेशन करेंगे वो करेंगे हम स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट करेंगे जो हमारी थर्ड कंसंट्रेशन है वो है हमारी स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेंथ में ना हमें ये पता होना चाहिए स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रेंथ हमारी कुछ भी हो सकता है, कुछ स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ मतलब पावर, कुछ भी हो सकती है वो, बट यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप स्ट्रेंथ की बात करो ना, आप नॉर्मली बोलना स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेंथ एक मतलब इनएप्रोप्रिएट है, मतलब वो कंप्लीट वर्डिंग नहीं है। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर आप नहीं बोलना कि हमें एक कंसंट्रेशन निकालनी है, वो निकालनी है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ के साथ में ग्राम पर लीटर जरूर लगाना है, क्योंकि स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेंथ हमारा कुछ भी हो सकता है। अगर हमने स्पेसिफाई कर दें ग्राम पर लीटर, तब वो चीज बिल्कुल स्पेसिफाई हो चुकी है कि हम ग्राम पर लीटर के अंदर क्या कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, आपने देखना है कि उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रेंथ इन करके लिखा हुआ है, ज्यादा में ऐसे बोलते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ओके, चलो बिल्कुल सिंपल है ये भी। देखो ऊपर ग्राम है, नीचे एल लिक्विड, ऊपर ग्राम नीचे लिक्विड, और एल तो क्या होता है, ग्राम क्या होता है हमारा वेट हो गया, ग्राम तो क्या होता है, ग्राम हमारा वेट हो गया। तो इसका मतलब है कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा वेट, किसका वेट आता है ऊपर, सोल्यूट का, कितनी होगा, ग्राम में होगा, ऊपर तो किसका वेट आएगा, सोल्यूट का वेट आएगा, ग्राम के अंदर होगा, ये उसकी यूनिट है ग्राम पर लीटर। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितने होगा, ये हमारा लीटर में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितने होगा, ये हमारा लीटर के अंदर होगा। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर हो गया, ये हमारा लीटर के अंदर। ओके, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं कि 4 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, 4 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4 ग्राम NaOH है कहाँ पे है वो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारी स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ के अंदर क्या आई, स्ट्रेंथ के अंदर वॉल्यूम आ गया, स्ट्रेंथ के अंदर क्या आ गया, स्ट्रेंथ के अंदर भी हमारा क्या है वो वॉल्यूम आ गया। ओके, अब अगर स्ट्रेंथ के अंदर वॉल्यूम आ गया तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ओके, स्ट्रेंथ नॉर्मल बोलना है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, अगर आप ये बोलोगे ना स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर तो कभी आप भूलोगे नहीं कि ग्राम पर लीटर, ऊपर ग्राम नीचे लीटर, और ग्राम क्या होता है, ग्राम हमारा वेट होता है, ग्राम हम किसमें लिखते हैं, वेट, किसका वेट होगा, ऊपर तो सॉल्यूट का वेट होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वो उसमें होगा वो हमारा लीटर के अंदर, तो उसमें होगा उसमें लीटर के अंदर। ओके, स्ट्रेंथ में ऐसे नहीं होता है, बट ना हम यहाँ पे बहुत कन्वर्जन करते हैं, यहाँ पे जितने भी हमने अभी पहले किया ना परसेंटेज कंसंट्रेशन और पीपीएम, उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेंथ के अंदर। तो यहाँ पे हमें डालो कन्वर्जन, कन्वर्जन कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। देखो
कन्वर्जन में सबसे जो फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे वो करेंगे हम परसेंटेज W/V इनटू ग्राम पर लीटर मतलब स्ट्रेंथ में। सबसे पहले करेंगे परसेंटेज W/V को ग्राम पर लीटर में। बताओ मेरे को बता सकता है कोई इसका कन्वर्जन करके क्या आएगा? इसका कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो लेट्स से कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है 10% W/V एमनेट सॉल्यूशन में 10% W/V क्या है मेरे पास एमनेट सॉल्यूशन, और मेरे को उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। मेरे को उसमें इसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम, इसका मतलब है कि हमारा 10 ग्राम NaOH है प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। कहां प्रेजेंट है वो? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 6 ग्राम NaOH है। ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर ना 6 ग्राम NaOH है। ओके, अब आओ अपनी स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है। ओके, देखो यहाँ पे 100 ml में 6 ग्राम, 1 ml में कितना होगा? 6/100 ग्राम। अब 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, 1000 ml में कितना होगा? 6/100 इनटू में 1000, अल्टीमेटली कितना आ गया? 60 ग्राम। अल्टीमेटली कितना आ गया? 60 ग्राम आ चुका है। ओके, तो वही है, देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों का फर्क समझो पहले। दोनों में फर्क है, ये तो बता रहा है 100 के पीछे, 100 ml के पीछे, 100 ml सॉल्यूशन के पीछे, और ये बता रहा है 1 लीटर के पीछे, 1 लीटर मतलब 1000 ml के पीछे। ये 100 के पीछे बता रहा है और ये किसके पीछे बता रहा है? ये 1000 ml के पीछे बता रहा है। तो अगर मेरे को ये गिवन हो और उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मेरे को ये गिवन था 10, मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 लिख लो, गलत हो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 6 था, इसको मैंने यहाँ पे 6 लिखा। अगर मेरे को यहाँ पे 6 था, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास? 60 आ गया। 6 था, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास? 60 आ गया। तो वही कन्वर्जन आ गया। क्या कन्वर्जन आ गई कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज W/V इनटू में 10। बस, क्यों है? देखो इसको समझ आओ, ऐसे समझ, ये है 100 ml के पीछे, ये है 1000 ml के पीछे। अगर मेरे को 100 में गिवन है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वो 1000 के नीचे निकल जाएगा और ये 1000 होगी। जल्दी से बताओ मेरे को किसको इसको समझ आ गई है पहले वाली कन्वर्जन? फिर मैं 2 दिन और बताऊंगा। पहले बताओ किसको समझ आ गई फर्स्ट कन्वर्जन? जल्दी से हाई फाइव कर दो। सिमरन को आ गया है, मनीष को भी आ गया है, और बताओ। मतलब मेरे पास सबके कमेंट आने चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि सबको आ गया। जय को भी आ गया है, तन्वी को भी आ गया, और निष्ठा, सबको आ गया। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी क्या निकलेगा? तभी मेरी स्ट्रेंथ निकलेगी। चलो पहला तो बहुत इजी था। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, प्यार है ना बिल्कुल। दूसरी मेरे को कन्वर्जन करनी है परसेंटेज W/W इनटू ग्राम पर लीटर। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। मेरे को ना परसेंटेज W/W को ना स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताओ तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताओ हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? 6% W/W की होना है। हाँ जी, बता सकते हैं कोई? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। डेंसिटी सर, हाँ डेंसिटी ले लो। चलो मैंने मान लिया कि डेंसिटी कितनी है? ds है। अच्छा एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखो, आगे ना मैं करूंगा, जैसे मैं 1 लिखता हूँ ना, 1 लिखूंगा मैं, जैसे मैंने W1 लिख लिया, W2 लिख लिया, ऐसे लिखूंगा मैं। 1 लिखता हूँ मैं हमेशा सोलवेंट लिखेंगे, आप लोग भी ऐसे लिखा करो। 1 लिखेंगे हमेशा सोलवेंट के लिए, जैसे W1 तो वेट ऑफ सोलवेंट, 2 लिखेंगे सोल्यूट के लिए, और S लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए। इसमें ध्यान रहेगा कि कौन सी डेंसिटी पुट करनी है, पूरा समझ लेंगे सॉल्यूशन तो इतना तो फॉर्मूला ही बड़ा बन जाएगा हमारा। ठीक है,
1 लिखेंगे सॉल्वेंट के लिए, 2 लिखेंगे सोल्यूट के लिए, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इससे मैंने आपको डीएस दे दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब मेरे को फॉर्मूला बना के दिखा, और इसे बिना डेंसिटी के लिखना होगा। जल्दी बताओ, इसे ही बना के देखो, जैसे मैंने बनाया ना, मैंने क्वेश्चन किया था लास्ट वाला, उस तरह ही करके देखो, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलो फिर करते हैं, कोई बात नहीं, ये मैं कहा अगली। ओके चलो, मेरे को गिवन 6% W/W है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6 ग्राम NaOH है, 6 ग्राम NaOH प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके देखो, ये 6 ग्राम NaOH है, मेरे को ना सोल्यूट ग्राम में गिवन है, मेरे को सोल्यूट ग्राम, और मेरे को चाहिए भी किसमें? ग्राम में चाहिए, मेरे को चाहिए भी किसमें? ग्राम में चाहिए। इसके अंदर ना मेरे को सॉल्यूशन है ना, वो भी ग्राम में गिवन है, बट मेरे को सॉल्यूशन किसमें चाहिए? मेरे को सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, लीटर में चाहिए मेरे को। तो अगर वो गिवन किसमें है? मेरे को गिवन है ग्राम के अंदर, तो मेरे को उस ग्राम को ना लीटर में कन्वर्ट करना है, मेरे को ग्राम का लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, मैंने लेट कर दिया कि जो हमारी डेंसिटी है वो डीएस है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एस किसका स्टैंड कर रहा है? सॉल्यूशन को स्टैंड कर रहा है। ओके, और हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को वॉल्यूम निकालना है, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को वॉल्यूम निकालना है। तो मास में क्या कर दूंगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर दूंगा, मेरे को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, तो क्या कर दूंगा? मास बाय डेंसिटी। ओके, अब देखो 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 6 ग्राम NaOH, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या है? 6 ग्राम NaOH। ओके चलो, ये जो ग्राम है ये वेट है, इसको मैंने वॉल्यूम बनाना है, इसको मैंने क्या बनाना है? वॉल्यूम बनाना है। तो मैं लिख सकता हूं कि 100 अपॉन dS सॉल्यूशन के अंदर ml। अब ये क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया ना। देखो पहले क्या है? मास था, मास को मैंने डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया वॉल्यूम? कितने ml के अंदर? 6 ग्राम क्या है? NaOH। कितने ml के अंदर क्या है? 6 ग्राम NaOH। ओके, 1 ml में कितना होगा? 1 ml में कितना? 1 ml में क्या होगा? डिवाइड कर दो 6 बाय 100, ऊपर में कहां जाएगा? dS। एक के लिए मेरे कितने के लिए निकाल रहे हैं? 1000 ml के लिए निकाल रहे हैं, तो 6 बाय 100 इंटू dS इंटू में 1000, 100 से क्या हो गया? अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट कितना है? 60 इंटू में dS, इसके इंटू में क्या आ गया? dS आ गया। मेरे को गिवन क्या था? 6 गिवन था, तो मैंने क्या किया? 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। देखो फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज W/W into डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में, बस सिंपल है। देखो यहाँ पे जस्ट 10 किया, यहाँ पे 10 के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ गई, और डेंसिटी को किया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया या नहीं आया? पहले फटाफट बताऊं मेरे को, समझ आया या नहीं आया? थोड़ा सा ये लगेगा आपको अजीब सा, एक बार इसको नोट डाउन करो फिर देखो समझ आएगा नहीं। आपने जस्ट क्या इसको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे आया कैसे नहीं आया मैंने आपको करके बता दिया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर दिया आपने? इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके चलो नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ, पहले तो नोट कर लिया ये, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको। जल्दी बताओ, नोट कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये तो आपको करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि परसेंटेज V/V को कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर में, मतलब जो हमारी तीसरी कंसंट्रेशन है ना परसेंटेज V/V, उसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रेंथ के अंदर, तो आपने स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट किया। चलो ये वाला खुद करके दिखाओ। ओके, अब की बार मैं आपको दूंगा डेंसिटी, दोनों दो डेंसिटी दूंगा मैं आपको। अब की बार मैं आपको दो डेंसिटी दूंगा, दो डेंसिटी कौन कौन सी दूंगा मैं? पहले मैं बताता हूँ कि हमारे पास 6% V/V
एक्वस अल्कोहल सॉल्यूशन है। ओके, एक आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। अब की बार मैंने आपको दो डेंसिटी दी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल गया और डेंसिटी ऑफ सोल्यूट मिल गया। वन फॉर सॉल्वेंट, टू फॉर सॉल्यूशन। बताओ ये क्वेश्चन तो मैंने करने वाला, ये आप लोगों को करना है। सेम उसी तरीके से जाना है जैसे मैंने किया था, कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी अलग नहीं करना है इसमें। जल्दी बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन मैसेज होता है। देखो 6% V by V का मतलब क्या होता है, ये होता है 6 ml अल्कोहल है, किसमें है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ओके, ये हम इसका ये बोल सकते हो कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 6 ml अल्कोहल है, 6 ml अल्कोहल। ओके, देखो मेरे को सॉल्यूशन गिवन है ml में, मेरे को चाहिए भी किसमें, मतलब ml में, लीटर में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। मतलब मेरे को सोल्यूट गिवन है ml में, और मेरे को जो सोल्यूट है वो किसमें चाहिए, मेरे को तो वो ग्राम के अंदर चाहिए, मेरे को सोल्यूट किसमें चाहिए, ग्राम। तो मेरे को ना अब की बार सोल्यूट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने कन्वर्ट किया था सोल्यूशन को, अब की बार मेरे को किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे को जो सोल्यूट है सोल्यूट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो हमें बताया कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। मेरे को सोल्यूट का ना मास चाहिए, मेरे को सोल्यूट का मास चाहिए, तो मास कैसे निकालूंगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम करके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 6 इनटू में D2 ग्राम अल्कोहल है। लिख सकता हूं कैसे, मैंने क्या किया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया, और इसकी कीमत आ गई। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। 1 ml में कितना है, 6 इंटू D2 बाई 100, 1000 ml में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 1000, कितना आ गया 60 इंटू D2, 60 इंटू D2 आ गया। तो मेरा क्या कर दिया, बन गया कन्वर्जन, S इज इक्वल टू परसेंटेज V बाई V इंटू D2 इंटू 10 इंटू D2 इंटू 10 आ गया। ओके, तो मेरी कन्वर्जन समझ आया, और किसी को डिफिकल्ट नहीं आया था, सिंपल वही तरीका है, कुछ अलग तरीका नहीं है। जैसे अपन चल रहे हैं वैसे अपन चलेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे था वही है। ठीक है, अच्छा लास्ट है वो अपने खुद करना है, मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगा। फाइंड कैसे है मैंने बताऊंगा लास्ट में, वो करेंगे हम 4 ppm इनटू ग्राम पर लीटर, ppm इनटू ग्राम पर लीटर। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि ग्राम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ppm into density of solution upon 10⁻3। ये फॉर्मूला लिख लो, घर जाकर करना अपने बाद में, लेक्चर के बाद घर जाकर खरीद बैठे हो आप, मेरे को भी कैसे याद आया। तो आपने क्या करना है, आपने अपने आंसर करके देखना है, जैसे मैंने ये किया, ऐसे ले लेना 6 ppm, 6 ppm एनुअल सॉल्यूशन ले लेना, उससे करके देखो, फॉर्मूला नोट कर लो, अपने आप करके ट्राई करके देखना बाद में कि हो रहा है या नहीं हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो रहा तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया, साफ कर दो इसको, नेक्स्ट करें हम, दोबारा नोट कर लो। चलो फटाफट हेडिंग डालो, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे हम मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन एक होता है मास फ्रैक्शन, एक होता है मोल फ्रैक्शन। नाम से जैसे मास फ्रैक्शन मतलब हम मास की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन मतलब हम मोल की बात करेंगे। ओके,
तो मास फ्रैक्शन पहले मैं डेफिनेशन बनाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द amount of particular component present in total amount of all components. all components देखो होता क्या है यहाँ पे जब भी हम मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, जब हमने यहाँ पे हम सोल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं करते हैं, लिख भी सकते हो सोल्यूट सॉल्वेंट, दो मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट कर सकते हैं, दो से ज्यादा होंगे तो सोल्यूट सॉल्वेंट की ज्यादा कोई खास मतलब ऐसा नहीं है। ओके, तो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन में हम सोल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं करते, हम बोलते हैं एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, चार कंपोनेंट, सारे मिलके होंगे सारे कंपोनेंट। ओके, ऑल कंपोनेंट। ओके, देखो मैंने मान लिया कि एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ना दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक है बी है, और इससे मिला के क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। एक ए कंपोनेंट और एक बी कंपोनेंट, इनसे मिला के क्या बन गया, हमारा सोल्यूशन बन गया। ओके, अब मेरे को निकालना है मास फ्रैक्शन, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो जिसका भी मैं मास फ्रैक्शन निकालूंगा उसका मास ऊपर आएगा, जिसका मैं मास फ्रैक्शन निकालूंगा उसका मास क्या आएगा, ऊपर आएगा। किसका निकालूंगा, ए का, ऊपर किसका आएगा, ठीक है, तो डब्ल्यू के नीचे क्या आएगा, टोटल सबका मास फ्रैक्शन, सबका मास आएगा, टोटल सबका। कितने कंपोनेंट है, दो, दोनों का मास क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या आ गई, मास फ्रैक्शन ऑफ क्या क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ। ऐसे मेरे को बी का भी निकालना, ऊपर में बी का जिसका भी निकालना है ना, ऊपर उसका रखो, नीचे सबका रख दो, इस तरीके से। ठीक है, मेरे को मान लो कि तीन है और क्या है, ठीक है, मेरे को ए का निकालना है, तो क्या करूंगा, डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। मेरे को बी का निकालना है, क्या करूंगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। मेरे को सी का निकालना है, सिंपल है, डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। भाई जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रख दो और नीचे क्या कर दो, छोड़ कर दो, सिंपल का सिंपल है, ठीक है ना। ओके, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करके बताना है, इसमें एक मैं आपको एक फंडा बताऊंगा, ऐसे कहीं को बताऊंगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास वही 4 ग्राम शुगर है एंड 6 ग्राम वाटर है, 4 ग्राम शुगर 6 ग्राम वाटर। बताओ मास फ्रैक्शन ऑफ शुगर, यदि ये ए है और ये बी है, मास फ्रैक्शन शुगर का बताओ और मास फ्रैक्शन वाटर का बताओ, दोनों का मास फ्रैक्शन बताओ। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मतलब 4 ग्राम शुगर है, 6 ग्राम वाटर है, मेरे को दोनों का मास फ्रैक्शन बताओ, शुगर का कितना आएगा, वाटर का कितना आएगा, पहले शुगर का लिख देना, बाद में वाटर का बताओ। बिल्कुल सही, सिमिलर आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, गलत कर रहे हो फिर, आज चेक करो दोबारा। एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है, हाँ प्राग का बिल्कुल सही है, प्राग का, तन्वी का भी ठीक है, प्रतीक का भी सही है, बिल्कुल सही, सिंपल स्मूथ है नहीं। ओके, कैसे किया हमने, शुगर का निकालना था, शुगर का वैल्यू ऊपर नीचे क्या कर दिया, टोटल कर दिया, टोटल मतलब शुगर का भी और वाटर का भी। दीपक ने पहली बार कमेंट किया है और उसका आंसर बिल्कुल सही है, नीचे आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4/10, तो 0.4 आ गया, कितना आ गया, 0.4 आ गया, निष्ठा का भी सही है। चलो ऐसे एक्स भी निकालोगे, ऊपर वाटर का, नीचे टोटल, कितना आ गया, 0.6 आ गया। ये क्या है, मास फ्रैक्शन में जिसका भी निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, नीचे क्या कर दो, टोटल कर दो, जिसका भी फाइंड कर रहे हो उसको ऊपर रखो, नीचे क्या कर दो, टोटल कर दो। अब देखो मुझे मजे की बात करो, मजे की बात यह है ना, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है या दो से ज्यादा तो कितने हो सकते हैं, मान लो दो है, किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट, ओके, दोनों का जो मास फ्रैक्शन का जो सम है ना वो 1 आएगा, दोनों के मास फ्रैक्शन का सम क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैंने क्वेश्चन दिया, इसका 0.4 इसका 0.6, दोनों का सम करोगे, दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 1 आएगा।
बस यही मैं बताने वाला था सर। मोल में कन्वर्ट इनटू मोल फर्स्ट। मोल फ्रैक्शन अलग है, वो मोल फ्रैक्शन हो गई, ये मास फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन भी इसके बाद आएगा। ऐसे ना जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं मास फ्रैक्शन भी निकालते हैं। दोनों को सम करोगे आ गया 1 आ गया, दोनों को सम करोगे तो क्या आ गया 1 आ चुका है। ओके तो वही है मास फ्रैक्शन दोनों का सम कर दोगे तो कितना आएगा वो 1 आएगा। मास फ्रैक्शन दोनों का सम कर दोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। ओके देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना सर यहाँ पे भी x लिख रहे हो तो यहाँ पे x जाए मत लिखो, यहाँ पे जैसे स्मॉल w लिखो, यहाँ पे कैपिटल w लिखो। इस तरह कर लो समझ आ जाए, इस तरह कर लो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि सर ये मोल फ्रैक्शन लिखा रहे हो या फिर मास फ्रैक्शन लिखा रहे हो, वे दोनों से ना x को रिप्रेजेंट करते हैं तो w प्लस w भी करो, कैपिटल वाले कर लो, यहाँ पे w कैपिटल वाले w कर लो। समझ आया मेरा कहने का मतलब क्या है कि दोनों के मास फ्रैक्शन का सम जो है वो कितना आएगा 1 आएगा। अगर 3 कंपोनेंट हो तो तीनों का सम 1 आएगा, फिर WA प्लस WB प्लस WC इज इक्वल टू 1, तीनों का सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मेरे को अगर मैंने एक निकाला इसमें मैंने इसका 0.4 निकाल दिया, मेरे को दूसरा निकालना है तो क्या करूंगा 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 0.4 करूंगा क्या आएगा 0.6, सिंपल मेथड। ओके चलो ये मतलब इतना समझ आया नहीं आया समझ, फिर इसमें ना हल्की सी एक चीज और बताऊंगा, हल्का सा पॉइंट पहले बताओ समझ आया नहीं आया। तन्वी का डाउट था वो, तन्वी डाउट क्लियर हुआ आपका वो या तन्वी का था? एक डाउट उन्होंने कहा था कि सर इसको हम पहले मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मोल वो मोल फ्रैक्शन हो गया, ये मास तो मास फ्रैक्शन हो गई। मोल फ्रैक्शन पूछा है तो कन्वर्ट करोगे, अगर मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा मास फ्रैक्शन पूछा तो कन्वर्ट नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। चलो एक लास्ट एक छोटी सी कन्वर्जन करते हैं, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। क्या कन्वर्ट करोगे आप परसेंटेज W बाय W इनटू मास फ्रैक्शन। परसेंटेज W बाय W और मास फ्रैक्शन में रिलेशन निकालो, कुछ नहीं करना, सिंपल उत्तर है, सिंगल एक ही निकालना। परसेंटेज W बाय W मास फ्रैक्शन में को रिलेशन निकालो, दोनों एक जैसे हैं बस अगर ध्यान से देखो थोड़ा सा फर्क है तो बस वही फर्क मेरे को बताना है। हाँ हाँ ठीक है सिमरन आपका आंसर। हाँ तो मेरे को ये बताना है कि इस तरह बताओ कि परसेंटेज लिख रहा है यहाँ से लिख रहा है परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू में क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन मार्क में क्या है, इस क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या है। बहुत सही तन्वी का सही है। सिमरन ने गलत कर दिया, सिमरन ने गलत कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा गलती कर रहे हो। सलोनी का बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बस 3 बच्चों आया। हाँ भविष्य का भी बढ़िया है, भविष्य का सही है, तो प्रशांत का प्रतीक का दोनों का सही है। सलोनी का किसका गलत था, बच्चे गलत था ना, किसका था? हाँ अनिरुद्ध का भी सही है, शायद अनिरुद्ध ने पहली बार कमेंट किया है। अभिनव का भी सही है ना, 100 आएगा, सिंपल सी बात है। एक बच्चे ने 1/100 किया था वो गलत है, 100 आएगा यहाँ पे सिंपल। देखो भाई परसेंटेज W बाय W तो हम 100 के पीछे बता रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन पे कितने ग्राम सोल्यूट है, बट मास फ्रैक्शन बताते हैं कि 1 ग्राम सॉल्यूशन के पीछे कितने ग्राम सोल्यूट है। देखो जब आप टोटल से डिवाइड कर देते हो ना, टोटल से डिवाइड करते हो तो पर आ जाता है, टोटल से डिवाइड करते हैं इसको मतलब पर ग्राम पे बताते हो, पर ग्राम सॉल्यूशन में बता रहे हैं कि कितने ग्राम जिसके भी बात कर रहे हैं उसके हैं। ओके ये 100 के लिए ये पर के लिए, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो क्या आ जाएगा परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू में 100। ओके तो यहाँ पे लिख दो फिर 100, यहाँ पे लिख दो 100 लिख लो।
ओके चलो एक छोटी सी कन्वर्जन और है, वो है अगर हम कहें तो स्ट्रेंथ इनटू, ऐसे लिखो मतलब स्ट्रेंथ में और रिलेशन बताओ मास रिलेशन में। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ये मेरे को बिल्कुल सिंपल है। देखना सबसे पहले कौन बताएगा, बिल्कुल सिंपल, पहले वाला मैंने कराया हुआ है, इसको निकाल दो, पुट कर दो, पहले पुट करनी है। अभिनव ने हाई फाई सेंड किया, बटन सब नहीं लिखा अभी। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, किसको ज्यादा समझ आ रहा है, अभी तक किसी का भी नहीं आया। स्ट्रेंथ में और मास करेक्शन में प्राप्त आया और बिल्कुल आंसर सही बताया पाल ने, बहुत बढ़िया, वेल डन। एक बच्चे का आया है उसने बिल्कुल सही बताया। देखो सिंपल सी बात है यार, स्ट्रेंथ में और परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में आपको करा फॉर्मेशन, और अब डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में मास करेक्शन में बदल गया, तो पुट कर दो ना वैल्यू, वैल्यू पुट करके बताओ क्या आ रहा है, बस वैल्यू पुट करके बताओ क्या आ रहा है। चलो मेरे दो बच्चों के आए हैं, देखो हमें पता है ना कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10, यही होता है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 होता है। सलोनी गलत कर रहे हो, ये होता है। अब परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, मास फ्रैक्शन इनटू 100, स्ट्रेंथ में क्या होगा, मास फ्रैक्शन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10, ये ना 100 यहां से आया तो कितना होगा, 10 की पावर 3, कितना होगा, 10 की पावर 3 इनटू 10, बस ये था भाई। अगर परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू गिवन है तब तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको मास फ्रैक्शन गिवन है तब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो दोनों में करोगे। क्लियर है ये, मास फ्रैक्शन क्लियर है तुमको, फिर मोल फ्रैक्शन करेंगे, जल्दी बताओ। बताओ फटाफट बताओ, नोट डाउन करो उसको। चलो नेक्स्ट लिखो मोल फ्रैक्शन, ओके नेक्स्ट लिखो मोल फ्रैक्शन। देखो जैसे मोल मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन में क्या हम ऊपर मास पुट कर रहे हैं जिसके हम निकाल रहे हैं, तो नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे हम टोटल पुट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, ऊपर हम मोल्स पुट करेंगे, ऊपर हम क्या पुट करेंगे, मोल्स पुट करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, और नीचे क्या करेंगे, नीचे हम टोटल मोल्स पुट करेंगे सभी के मिला के, टोटल मोल्स करेंगे सभी के मिला के। ओके डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द number of moles of that component divided by total moles of all component divided by total moles of all component। वही है कि यहाँ पे ना कंपोनेंट की बात करते हैं, सोल्यूट सोलवेंट जनरली हम बात नहीं करते क्योंकि सोल्यूट सोलवेंट दो है तो ठीक है, दो से ज्यादा है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट्स के टर्म्स में बात करते हैं। ओके तो वही है कि लेट्स से ये हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स पुट करो ए के, मैंने स्मॉल एन से क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला किसके, ए के, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, ए के मोल्स और बी के मोल्स। ओके और ऐसे में एक्स भी निकाल दो, ऊपर किसके मोल्स पुट करूंगा, बी के, और नीचे क्या पुट करूंगा, टोटल मोल्स, नीचे क्या पुट करूंगा, टोटल
मोल्स पुट करो। ओके, तो ये हो गया मेरा मोल फ्रैक्शन। वही बात है कि दो पीरियड में कितने कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, तो ऐसे क्या आएगा Na अपॉन Na प्लस Mb प्लस Nc, Xb क्या आएगा Nb अपॉन Na प्लस Mb प्लस Nc, और Xc क्या आएगा Nc बाय Na प्लस Mb प्लस Nc। बस भाई जैसे मास फ्रैक्शन निकाला वैसे मोल फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन में मास पहले मोल फ्रैक्शन में मोल। ओके, अब देखो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास हमें निकालना है, तो n क्या होगा w अपॉन में मोलर। देखो मोलर मास को मैं mm से लिखूंगा, mm से सिंपल m से नहीं लिखना, mm से m डॉट m, ठीक है। सिंपल m लिख देता, m का मतलब होता है मोलैरिटी, m का मतलब होता है मोलैरिटी, इसे m डॉट m लिखेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा xa wa na की जगह क्या आएगा wa अपॉन mm, यहाँ पे भी क्या आएगा wa अपॉन mm प्लस wb अपॉन mmb, wb अपॉन mmb आ गया। ओके, तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया भाई। कई बार पता क्या होता है, क्वेश्चन दो तरीके का आता है। पहला क्वेश्चन तो अगर हमें मोल्स गिवन हो जाए तो डायरेक्ट में क्या मोल्स तो पुट करेंगे, मोल्स में बनाएगा, और मोल्स की जगह हमें वेट गिवन, जैसे जैसे शुगर और वाटर, शुगर का वेट गिवन है और वाटर का वेट, तो वहां पे हम उसको हमें वापस से मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तब हम उसको मोल्स करेंगे, मोल्स निकालेंगे, फिर उसको क्वांटिटी निकालेंगे। ओके, हमें आए, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके आप मुझे बताना है। 60 ग्राम यूरिया present in 60 gram urea present in 180 gram of body. Find mole fraction of urea. Find mole fraction of urea. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बता दो चलेगा। हमारा 60 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है वो 180 ग्राम ऑफ वाटर है। बताओ यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना। देखते सबसे पहले कौन बताएगा आपके बारे में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अभी मैंने अभी बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बराबर है, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। फ्रैक्शन में बता दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट नहीं बताना। प्लीज क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन समझाएगा तो 60 ग्राम यूरिया 180 ग्राम वाटर के प्रेजेंट है। बताओ यूरिया का मोल फ्रैक्शन। 60 ग्राम यूरिया 180 ग्राम वाटर के प्रेजेंट है। बताओ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन गिवन सिचुएशन। तो बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है। प्रतीक का सही है, बिल्कुल। सिमरन का तो सही है। चलो देखो, हमें बताइए हमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है। हमें मान लीजिए यूरिया हमारा ए कंपोनेंट है और वाटर क्या, वाटर हमारा बी कंपोनेंट है। तो अगर मेरे को एक्स से निकालना है तो मोल्स निकालने पड़ेंगे मेरे को, पहले दो मोल्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो अगर यूरिया के मोल निकालना हो तो क्या करूंगा, यूरिया का मास पुट करूंगा। यूरिया का मास कितना, गिवन मास कितना गिवन है 60 ग्राम गिवन। ओजिस का आंसर सही है, 60 पुट करूंगा कौन में। अब यूरिया का मोल मास NH2CO, NH2 मास कन्वर्ट करने का 60 आएगा। तो मास इसका निष्ठा का सही है, मास कन्वर्ट करोगे तो कितना है 60। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यूरिया के 1 आ गए। सराउंडिंग का भी सही है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यूरिया के 1 आ गए। ओके, एंड में वाटर के निकालूंगा।
वाटर में को 180 ग्राम की पड़ी और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो मोल कितना आएंगे वाटर के 10 आएंगे। फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो 1/1 + 10 1/10। अब अगर मेरे को वाटर का बताना होता, मेरे को वाटर का मोल फ्रैक्शन बताओ। अब मेरे को वाटर का मोल फ्रैक्शन बताओ। मेरे को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और जिसका सही है। हाँ देखो अब हमें पता है ना कि जैसे मास फ्रैक्शन प्रशंसन का सही है, मास फ्रैक्शन का सम कितना होता है, मास फ्रैक्शन प्रत्येक का भी सही है, मास फ्रैक्शन का सम कितना होता है तन्वी तन्वी का भी सही है। जैसे मास फ्रैक्शन को ऐड करते हैं उनका अभिनव श्रोणी भविष्य में क्या लिखा है, भविष्य का गलत है। देखो जैसे मास फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ऐसे मोल फ्रैक्शन का भी सम कितना होता है 1 होता है। दोनों का सम कर लो xa + xb बना ले, xb निकालना है मेरे को, तो 1 माइनस क्या कर दूंगा x कर दूंगा, तो 1 - 1/11 कितना आ गया 10/11 आ गया, 10 कितना आ गया 11। ओके तो 10/11 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका वाटर का। ओके तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लो, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। पहली बात दोनों ना डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, लिख लो ये बात पॉइंट, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन बोथ आर डायमेंशनलेस, क्योंकि डायमेंशन नहीं है, ऊपर मोल नीचे मोल, मोल से मोल कैंसिल, ऊपर वेट नीचे वेट, वेट से वेट कैंसिल, तो कोई डायमेंशन कोई यूनिटी नहीं है, तो डायमेंशनलेस है। मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन बोथ आर डायमेंशनलेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं करता, और मोल मोल से मास ही है, मोल भी क्या है मास ही का भी, तो वो भी डिपेंड नहीं करता। दोनों ही डायमेंशनलेस हैं और दोनों ही टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। बस लास्ट पॉइंट इसका यही है, दोनों ही डायमेंशनलेस हैं और दोनों ही टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। कर लिए नोट? चलो आज हम मोल फ्रैक्शन तक ही करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारी हाफ हो गई है, मतलब परसेंटेज कर ली हमने, पीपीएम कर ली हमने, स्ट्रेंथ कर ली हमने, मास फ्रैक्शन और मोल 5 हम कर चुके हैं। अब रह गई मोस्ट इंपोर्टेंट तीन, मोलैरिटी और नॉन मोलैरिटी, तीन रह गई मोस्ट इंपोर्टेंट। उन तीनों को नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस आपको अगर है आपके पास तो आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जेएस के, ओके, वरना ये बात कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको कंप्लीट इसके डीपी सेंड कर दूंगा। ओके किसी और कोई डाउट हो या किसी ने कुछ पूछना हो जल्दी से बताओ, फिर क्लास को एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कितने करेंगे आज अपन मोल फ्रैक्शन करके, तीन रह गए, तीन हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? पहले बताओ टॉपिक, मतलब आज का टॉपिक समझ आया नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं होंगे ना? नहीं, आप प्राग आप दोबारा एक बार सेंड करो अपना क्वेश्चन, मैं देख नहीं पाया, नो डाउट। चलो प्राग एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा सेंड करना। सर एक कन्वर्जन W/W इनटू कर लिया हमने, ये कर लिया W/W इनटू ग्राम पर लीटर। सर हमारी इन फॉर्मूलास को रटना होगा ना, देखो अब हाँ अब ये बात आ गई इनको रटने क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो हमें ना एग्जाम के अंदर क्या होता है कि एग्जाम में ना हमें टाइम नहीं होता है, और आप ना बिना इन फॉर्मूला जैसे बिना कन्वर्जन में भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि बिना कन्वर्जन के क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब होता क्या है, देखो सही तरीका तो स्टडी करने में ये होता है कि जो भी फॉर्मूले हैं फॉर्मूले को आपने रेगुलर रिवाइज करना। फॉर्मूले आप कोई भी फॉर्मूला अगर एक हफ्ता रिवाइज नहीं करेगा, एक हफ्ता नहीं पढ़ेगा तो भूल जाएगा, ऑब्वियसली मैं भी नहीं पढ़ूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, ठीक है। तो आपने रेगुलर उसको रिवाइज करना। जब आप रेगुलर कॉपी को रिवाइज करोगे ना, जब आप रेगुलर कॉपी को रिवाइज करोगे तो आपको जो कन्वर्जन है ना वो याद हो जाएगी, जब बार बार आपके सामने आएंगे तो आपको याद हो जाएगी, तो आपको अपने आप ही होगी, मतलब रट्टा भी नहीं मारा आपने और याद भी होगी, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्जन से करोगे तो अच्छी बात है, बिना कन्वर्जन के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कन्वर्जन से जल्दी हो जाते हैं और विद इन 10 सेकंड आपको आंसर होगा, उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस ये एक फर्क होता है। हाँ जी, है किसी और को डाउट? फिर खत्म करें आज क्लास।